हमारे एक्सट्रीम ब्रिजेस दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। नेपाल और जापान से बोलिविया और रशिया तक। ब्रिजेस की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। ये लोगों को जोड़ते हैं, हम सबको करीब लाते हैं। कुछ ब्रिजेस की इंजीनियरिंग हैरान कर देती है। कुछ ग्रेविटी और एलिमेंट्स को धोखा देते हैं। कुछ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर हैं, तो कुछ मुश्किल रास्तों को आसान बना देते हैं। जब मैंने इस तरह का ब्रिज बनाना शुरू किया, लोगों ने कहा पागल हो गया है ये आदमी। थ्रिल के कुछ दीवानों, बाइकर्स, क्रेन क्लाइंबर्स और बेस जंपर्स की आखिरी मंजिल है ये। कुछ की मेहनत का नतीजा है, तो कुछ के लिए दर्दनाक अंजाम। डरना मत, वो आ रहे हैं। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मैं मरने वाली हूँ। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया के 10 मोस्ट एक्सट्रीम ब्रिजेस पर। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यूयॉर्क का जॉर्ज वॉशिंगटन, दुनिया का बिजिएस्ट रोड ब्रिज। इस 1.6 किलोमीटर लंबे डबल डेकर सस्पेंशन ब्रिज पर से हर साल 10 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। इसमें 14 रोड लेन्स हैं, 8 अपर लेवल पर हैं और 6 लोअर लेवल पर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ये बिजिएस्ट ब्रिज हमेशा खुला रहता है, रिपेयरिंग के दौरान भी। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब इसकी मेंटेनेंस की जाती है। यूँ समझिए कि ये मैराथन रनर की ओपन हार्ट सर्जरी करने जैसा होता है जब वो मैराथन में दौड़ रहा हो। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है जो हडसन रिवर को पार करके मैनहट्टन और फोर्ट ली न्यू जर्सी को जोड़ती है। इस ब्रिज से हर रोज साल के 365 दिन लगभग 2 लाख कार्स, 15,000 ट्रक्स और 2,000 बसेस गुजरती हैं लगातार। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका बुरा असर पूरे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पर पड़ता है। देखिए सितंबर 2013 को क्या हुआ था जब 14 में से सिर्फ 2 लेन्स पर रेगुलर ट्रैफिक फ्लो कुछ देर के लिए रुक गया था। मेजर ट्रैफिक जैम। मैनहट्टन के पूरे अपर हाफ में ट्रैफिक जैम लग सकता है, या जैसा कि हमने देखा न्यू जर्सी के सारे टाउन्स में ऐसी हालत हो सकती है कि यहाँ तक कि साइड स्ट्रीट्स पर भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। लोग इन कॉरिडोर्स के जरिए ही आते जाते हैं, इसलिए ट्रैफिक चलते रहना चाहिए। हम हर रोज पूरी कोशिश करते हैं कि रोडवेज और ब्रिज के ये सारे लेन्स पब्लिक के लिए हमेशा खुले रहें। अगर हम इस कॉरिडोर को बंद कर दें तो इस इलाके को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ सकता है। सुबह के 10 बजे हैं। लोकल जर्सी बॉय क्रिस बनानो और उनकी इलेक्ट्रीशियंस की टीम अपनी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। मैं बचपन से वहीं रहता हूँ और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ऊपर आकर काम करूँगा। बहुत अच्छा लगता है। 35 साल फायरमैन का काम करने के बाद क्रिस ने एक खतरनाक काम छोड़ा और दूसरा शुरू कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन पर 600 फुट ऊपर पावर में कुछ फॉल्ट आ गया है और किसी को इसे ठीक करना ही होगा। हाई वोल्टेज, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, रोडवे लाइटिंग, कोई भी चीज जिसमें वायर्स हों वो हमारी जिम्मेदारी होती है। और इसका मतलब होता है केबल्स पर चलना। क्या हमें वहाँ आगे तक जाना पड़ेगा? हाँ शायद। ये काम सिर्फ जिगर वालों के लिए बना है। केबल्स पर चलना अच्छा लगता है। अगर आपको केबल्स पर चलना पसंद नहीं है तो आपको कोई और नौकरी करनी चाहिए। 10,000 से भी ज्यादा लाइट बल्ब्स और कई किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल्स वाले इस ब्रिज को सही कंडीशन में रखने के लिए क्रिस और इनकी टीम को हर रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें खबर मिली कि लाइट्स नहीं जल रही हैं। ऐसे में हमें एक एक लाइट को चेक करके ढूंढना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर हम उसे ठीक करते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, यही खराब है। हमें इसे ठीक करना पड़ेगा।
यहाँ दुनिया के बिजिएस्ट ब्रिज के ऊपर काम करते वक्त एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। अब देखते हैं क्या मामला है। केबल पर कोई क्रैक तो नहीं दिख रहा। जरा अपना पिन टेस्टर देना। अगर क्रिस के हाथ से ये स्पैनर छूटता है तो वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सड़क पर गिरेगा। वो कार की छत को चीर सकता है और ड्राइवर के स्कल को भी तोड़ सकता है। पकड़ लिया। बहुत धीरे, बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है हमें, ताकि कोई चीज नीचे न गिरे। अगर ये कोई नॉर्मल ब्रिज होता तो वो इस तरह की रिपेयर के लिए कुछ लेन्स को बंद कर देते, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन की बात कुछ और है। जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज कभी बंद नहीं हो सकता है, रात हो या दिन, इसका खुला रहना जरूरी है। लाइव हाई वोल्टेज केबल्स के बीच काम करने के लिए क्रिस बनानो को हमेशा अलर्ट रहना होता है। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ ये मेरे भाइयों जैसे हैं, लेकिन अगर आप 4160 वोल्ट वाले फीडर्स पर काम कर रहे हो और वो भी पानी से 600 फुट ऊपर मौजूद इन केबल्स पर, तो हम हमेशा एक दूसरे पर नजर रखते हैं। ये वाली तो ठीक हो गई, इसमें पावर है, दूसरी में कुछ नहीं है। हो सकता है इस लाइन में प्रॉब्लम हो। रुको, मैं आपको दूसरा फ्यूज देता हूँ। हाँ, देखते हैं। पकड़ लिया, शायद इससे ठीक हो जाएगी। जल गई, क्या बात है। ब्यूटीफुल। ये इनका रोज का काम है। ये छोटी प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक फ्यूज उड़ा हुआ था। कई बार वायर लूज हो जाती है या एलईडी का ड्राइवर खराब हो जाता है। लेकिन क्रिस और इनकी टीम की किस्मत में आराम नहीं लिखा है। ये एक काम खत्म होते ही दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं। वैसे इलेक्ट्रीशियंस वर्कर्स की उस आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा हैं जो इस ब्रिज को दिन रात खुला रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा काम ये देखना होता है कि सारे रोडवेज सेफ हों। हमारे पास यहाँ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं। टनल एंड ब्रिज एजेंसी है जो कि ब्रिज से खराब गाड़ियों को हटाती है। अगर ब्रिज पर किसी लेडी की डिलीवरी हो रही हो, वो करवाते हैं, आग बुझाते हैं। हम हर तरह के काम करते हैं, सब तरह की फैसिलिटीज हैं हमारे पास। अच्छा यह कि ये इतना कुछ कर पाते हैं क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन पर ट्रैफिक का चलते रहना न्यूयॉर्क में बिजनेस के चलने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 9 के लिए हम जा रहे हैं बोलिविया, जहां है दुनिया के फास्टेस्ट ब्रिजेस, द यंगेस्ट जिप वायर्स। बोलिवियन रेन फॉरेस्ट के अंदर फार्मर्स का सफर करने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये हैं यंगेस्ट जिप वायर्स, शिफ्ट केबल्स जिन्हें जंगल की घाटियों के बीच बांध कर लटकाया गया है। बस इस पर हार्नेस को अटैच कीजिए और चल दीजिए। ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। इन रोप्स पर हम बिल्कुल बर्ड्स की तरह उड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। बोलिविया की युंगस वैली में खेत इतने दूर हैं कि फार्मर्स के लिए अपनी फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कोई अनोखा तरीका ढूंढना जरूरी हो गया, और वो अनोखा तरीका ढूंढा डॉनक नासियो ने। पहले हमें हर चीज को जानवरों की तरह अपनी पीठ पर उठाना पड़ता था। मैं परेशान हो गया और फिर मैंने इस पुलिस और केबल्स वाले सिस्टम के बारे में सोचा। मैं स्टील की वायर्स खरीद कर लाया और उनको रस्सी से खींचकर घाटी के बीच में लटकाया। जो सफर कभी 4.8 किलोमीटर का चढ़ाई उतराई से भरा कमर तोड़ने वाला सफर हुआ करता था, अब सिर्फ 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। अगर यहाँ केबल्स नहीं होती तो सामान को पहुँचाने में टाइम लग जाता। जो प्लांट फार्मर्स उगाते हैं वो बहुत खास है। इसकी कीमत कॉफी से 30% ज्यादा है। कोकेन नाम की ड्रग का एक रॉ इंग्रेडिएंट, लेकिन बोलिविया में कोको लीगल है और इसे इसके मेडिसिनल इफेक्ट के लिए बेचा जाता है। अब डॉनक नासियो के इस जिप वायर की बदौलत इस कीमती फसल को सबसे पास की सड़क और फिर बाजार तक पहुंचाना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आज यहाँ पर 20 से भी ज्यादा जिप वायर्स हैं, कुछ 400 मीटर तक लंबी और कुछ 176 मीटर तक ऊंची। और सिर्फ फसल ही क्यों, ये इससे कोई भी चीज ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चे भी। लेकिन जंग लगी पुलिस से लटकी तारें और 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड
यहाँ कुछ एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। मजा तो आता है पर कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, कई बार चोट भी लग जाती है। यहाँ नीचे गिरकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे पति की मौत हो गई थी यहाँ पर, वो नीचे नदी में गिर गए थे। ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। दोनों तरफ केबल को बहुत ही बेसिक तरीके से बांध कर रखा गया है। कुछ को तो बंधे हुए 20 साल हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो कभी न कभी तो टूटेंगे ही, इसलिए बहुत रिस्की है। आगे देखिए, नेपाल के पहाड़ों में है एक शानदार ब्रिज जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी। हम दुनिया के बिजिएस्ट और फास्टेस्ट ब्रिजेस को देख चुके हैं। अब नंबर 8 के लिए हम रशिया जा रहे हैं, जहां पर है एक हिलने और झूलने वाला ब्रिज, वोल्गोग्राड। यूं तो सभी ब्रिज हिलते हैं, लेकिन लंदन के मिलेनियम ब्रिज ने खुलने के बाद हिलने का मतलब ही बदल दिया। 1 जुलाई 1940 को टकोमा वॉशिंगटन में एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। वो इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। टकोमा नैरोज ब्रिज उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक था। सिर्फ 4 महीने बाद 64.3 किलोमीटर पर आवर की हवाएं इस ब्रिज से टकराईं और ये जोर जोर से हिलने लगा। सारे ब्रिजेस हिलते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से वाइब्रेट करते हैं, वो हवा की वजह से वाइब्रेट करते हैं। आप एक परफेक्टली रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। जब वो ब्रिज हवा की चपेट में आया, उसका आधा हिस्सा एक तरफ ट्विस्ट हो गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पैदा हुई और वो जितना फ्लेक्स हुआ, हवा उतनी ही ज्यादा उससे टकराई। धीरे धीरे उसका हिलना इस कदर बढ़ गया कि वो ब्रिज टूटकर पानी में बिखर गया। उसके अंजाम से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। उस खास प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दुनिया के हर बड़े सस्पेंशन ब्रिज को अपग्रेड किया गया, फिर चाहे वो हो गोल्डन गेट, हम्बर, सबको। लेकिन टकोमा डिजास्टर से मिली सीख के बावजूद कभी कभी ब्रिज उससे ज्यादा हिलते हैं जितना उन्हें हिलना चाहिए। ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है। 2010 में सदर्न रशिया में वोल्गोग्राड ब्रिज इतने जोर से हिलने लगा कि उसे बंद करना पड़ा। अगर आप उस वक्त इन जनाब की तरह उस ब्रिज पर खड़े होते तो आपको लगता कि भूकंप आ रहा है। प्रॉब्लम की वजह बिल्कुल वही जिसने टकोमा नारोज को गिराया था, हवा। वो हवा इतनी तेज थी कि वो ब्रिज को थोड़ा सा ऊपर उठाती थी और फिर नीचे ले आती थी। यूं समझिए कि आप जैसे पेंडुलम को टैप कर रहे हैं। आप जब भी पेंडुलम को टैप करते हैं, वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। शुक्र की बात यह है कि इसका टकोमा नारोज जैसा अंजाम नहीं हुआ। वोल्गोग्राड को 5 दिन बाद फिर से खोल दिया गया। उसके हिलने को कम करने के लिए उसमें शॉक अब्जॉर्बर्स लगाए गए। ये शॉक अब्जॉर्बर्स ब्रिज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ने से रोक देते हैं, उसकी मूवमेंट को कम कर देते हैं और हवा का असर उतना ज्यादा नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये ब्रिज और हवा का मुकाबला अगली बार कब और कहां देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। हम बाउंड्रीज को तोड़कर नई नई चीजें करते हैं, इसलिए हर 10 साल में कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 7 पर रशिया में ही द रस्की ब्रिज। रस्की आइलैंड को साइबेरियन मेनलैंड से जोड़ता है दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज। ये 1100 मीटर लंबा रोडवे लगभग सिर्फ केबल्स पर टिका हुआ है, लेकिन यहाँ आपको ब्रिज का डिजाइन उतना हैरान नहीं करेगा जितना वो करेगा जो इसके ऊपर होता है। उन्नीस साल के विटाली रस्कालोव और उनका दोस्त एक इलीगल मिशन पे हैं। ये रस्की ब्रिज पर चढ़ेंगे, अपनी फिल्म बनाएंगे। कमाल की बात है कि दोनों टीनेजर्स टॉप पे पहुंचने में कामयाब रहे। इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर छोड़ भी दिया गया। नंबर 6 के लिए हम नेपाल जा रहे हैं, दुनिया के सबसे एलिगेंट ब्रिज कुश्मा ग्यादी के लिए।
ये पतला वायर ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसके साथ एक हेल्थ वार्निंग दी जाती है, नीचे मत देखना। लेकिन लोकल नेपालीज के लिए ये ब्रिज किसी तोहफे से कम नहीं है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट से 320 किलोमीटर की दूरी पर है ग्यादीचोर नाम का एक छोटा सा गांव। जब से ये बसा है तभी से मोदी रिवर गोर्ज ने इसे कुश्मा की चहल पहल से भरी मार्केट से दूर रखा है। पीठ पर सामान उठाकर इस चढ़ाई उतराई पर 2 घंटे तक चलना गांव वालों की हालत खराब कर देता है। पहले पूरी घाटी को पार करके कुस्मा तक जाना और फिर वापस आना, इसमें सिर्फ टाइम ही बर्बाद नहीं होता, कई बार तो लोग गिर भी जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। ये गौज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन एक लोकल इंजीनियर सूर्य प्रकाश पौडेल जो रिटायर होने वाले थे, उनके पास एक सोल्यूशन था, अपनी ही तरह का एक खतरनाक वायर सस्पेंशन ब्रिज। जब मेरी नौकरी पूरी हो गई उसके बाद मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में और कुस्मा विलेज में वापस आया और मैंने सोचा कि मुझे अपने गांव की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने डिजाइन तैयार किया और मैं गवर्नमेंट के पास गया और कहा मुझे ये ब्रिज बनाने के लिए पैसे चाहिए। लोगों ने कहा कि ये काम नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है। कहा इस पर से बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाएंगे। जब मैंने इस तरह का ब्रिज बनाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये आदमी पागल हो गया है। सूर्य प्रकाश ने साबित कर दिया कि ये पागल नहीं है और एक ऐसा ब्रिज बनाया जिसे कोई भी यूज कर सकता है। ये ब्रिज एफिशिएंसी की एक मिसाल है। देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ केबल्स पर बना है जो कि वैली के आर पार नजर आती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वैली की दूसरी तरफ से एक तार बिछाई होगी, फिर केबल के एक सिरे को उससे बांधकर सामने वाले पहाड़ के ऊपर पहुंचाया होगा, फिर उस केबल को खींच कर टाइट किया गया होगा और जमीन से ऊपर उठाया होगा। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ये केबल पहुंचाना सुनने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर डेक बनाना शुरू किया होगा। इस इलाके को देखते हुए इस ब्रिज को एक यूनिक इंजीनियरिंग सोल्यूशन कहना गलत नहीं होगा। ये एक टेंशन स्ट्रक्चर है, सारे प्राइमरी स्ट्रेसेस टेंशन में है। केबल को गॉर्ज के आर पार बिछाकर टाइट किया गया है। इसमें मटेरियल को बहुत एफिशिएंटली यूज किया गया है जो कि ऐसे एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ब्रिज ने गांव वालों की जिंदगी बदल दी। इसे बनाने के बाद मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। इस ब्रिज का लोकल लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ा है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। अब लोग इस ब्रिज से बकरियां और मुर्गियां और सूखी घास के बड़े बंडल और अपने जानवर के लिए भी चारा ले जाते हैं। इस ब्रिज के बनने से पहले ये सब पॉसिबल था ही नहीं, इसके बाद ही ये सब होने लगा। लेकिन जहां ये गांव वालों के लिए एक तोहफा है, 400 फुट ऊंचा ये कुश्मा ग्यादी ब्रिज वर्टिगो से परेशान लोगों के लिए नर्क है। इस ब्रिज पर चलते हुए साफ पता चलता है कि ये हिल रहा है और जब ये साइड की तरफ जाता है तो फील होता है जैसे आप तैर रहे हैं। और अब एक आदमी का पागलपन से भरा सोल्यूशन दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। आमतौर पर ब्रिजेस का बहुत असर पड़ता है। ब्रिजेस ऐसी चीज होती हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं। ये ब्रिज नेपाल के लोगों को सिखाता है कि थोड़ी सी इंजीनियरिंग से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। नंबर 5 पर है साइबेरिया के जंगलों में बना विटीम, दुनिया का रफेस्ट ब्रिज। साइबेरिया के बीच से निकलता है बाइकाल अमूर मेन लाइन रोड। ये 4200 किलोमीटर लंबा है और गुजरता है दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों से। लेकिन इस रोड का एक सेक्शन है जिससे वो भी डरते हैं जो किसी से नहीं डरते। द विटीम ब्रिज। जब एडवेंचर मोटरसाइकिलिस्ट टोनी पेटी और वोल्टर कोलबैच विटीम रिवर के वेस्ट बैंक पर पहुंचे तो आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। रिवर के आर पार एक मिलिट्री रेलवे ब्रिज था
और उसके पैरेलल था उसका एक पुराना टूटा फूटा फोरफादर। अगर इन्हें साइबेरिया में अपना सफर जारी रखना था तो इनको इस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत जरूरी था। अगर आप बैम राइड पर निकलते हैं तो आप विटीम ब्रिज को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि विटीम रिवर पर सिर्फ एक और ब्रिज है, एक रेल ब्रिज, जिस पर हथियारों से लैस आर्मी वाले होते हैं और वो आपको क्रॉस नहीं करने देते। जब मैंने उसे देखा तो हैरान हो गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे पार करना है। आधा किलोमीटर लंबे और 7 फुट चौड़े विटिम ब्रिज को पार करने के लिए जिगर चाहिए था। सरफेस ऊबड़ खाबड़ था, प्लैंक सड़े थे, एक भी स्लीपर के खिसकने से वो 50 फुट नीचे नदी के बर्फीले पानी में गिर सकते थे। अगर उस ब्रिज पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जान बचने के चांसेस 10% से भी कम हैं। एक बार ब्रिज पर जाने के बाद आप बहुत अकेले होते हैं। वो बहुत ऊंचा है, उस पर कोई साइड एजेस या बैरियर्स नहीं होते हैं, तो अगर आप गिरे तो समझो मारे गए। अब ब्रिज के बीच में पहुंचने के बाद वापस लौटना इम्पॉसिबल था। मैं बस ब्रिज के उस पीस पर ध्यान दे रहा था जो मुझसे 2-3 मीटर आगे था, उससे आगे नहीं। मैं अपने आप से बार बार कह रहा था कि नीचे मत देखना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो तुम डर जाओगे। ज्यादा मत सोचो और बस चलते रहो। दूसरी तरफ पहुंचने पर बहुत रिलीफ मिलता है और लगता है कि कुछ अचीव किया है। मैं इमोशनली और फिजिकली थक गया और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि मैं उस ब्रिज से होकर आया हूं। इस खतरनाक क्रॉसिंग के ऑनर में वॉल्टर ने बनाया विटिम ब्रिज क्लब। मैंने इस ब्रिज को प्रमोट करने का फैसला किया एज ए एडवेंचर चैलेंज फॉर पीपल। I don't like heights. उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप हिस्सा बन जाते हैं हमारे क्लब का। कुछ ही देर बाद अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर एक ऐसा ब्रिज जिससे हर कोई डरता है। डरना मत वो ऐसे ब्रिजेस हैं जो इतने हिलते हैं कि बिखर जाते हैं, और रशिया के कुछ ब्रिजेस जिन्हें सिर्फ हौसले वाले ही पार कर पाते हैं। और अब नंबर 4 पर है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर बना चेसापीक बे ब्रिज, दुनिया के सबसे स्केरियस्ट ब्रिजेस में से एक। चेसापीक बे के ऊपर बना मैरीलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न शोर्स को जोड़ने वाला ये ब्रिज लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा और 200 फुट ऊंचा है। लेकिन बहुतों के लिए चेसापीक बे ब्रिज इंसान का बनाया कोई अजूबा नहीं है, बल्कि ड्राइवर्स के लिए एक बुरा सपना है। मैंने इतने खतरनाक ब्रिज पर पहले कभी ड्राइविंग नहीं की है। वो रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कोई सीधा सा ब्रिज नहीं है। ये पहले ऊपर ऊपर जाता रहता है और फिर नीचे नीचे जाता रहता है। ये काफी डरावना है। ये दुनिया के सबसे स्केरियस्ट ब्रिजेस में से एक है और इसका ये नाम यूं ही नहीं पड़ गया। डरना मत, वो आ रहे हैं। हमने 911 को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। ये 19 जुलाई 2013 की बात है। चीयर लीडिंग कोच मोगन लेक अपनी कार से इस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। रास्ते में चेसापीक बे से गुजरना होता था। जब वो ब्रिज पर पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके बिल्कुल पीछे एक 18 व्हील लॉरी बहुत तेजी से उनके पास आ रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक मेरी कार के पास आ रहा था। वो लगातार पास आता जा रहा था। मैंने सोचा कि वो ज्यादा ही स्पीड से आ रहा है। उसने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोगन की कार ब्रिज की गार्ड रेल के ऊपर से बाहर निकल गई। कार नीचे मौजूद पानी में गिरने लगी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, मैं आज नहीं बचूंगी। इसे चमत्कार ही कहिए कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मोगन जिंदा रही और फिर उनकी कार डूबने लगी। मैं मरना नहीं चाहती थी
और डूबकर तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती थी। वो बहुत ही बेकार, बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो मैंने किसी तरह से अपनी आंखें खोली। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे अपनी सीट बेल्ट को खोलना होगा, उसके बाद मुझे खिड़की को ढूंढना था, फिर खिड़की से बाहर आना था और फिर तैरकर पास के सरफेस तक पहुंचना था। तो मैं ऊपर की तरफ बढ़ती रही जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच गई और फिर जोर जोर से सांस ली। मैं 200 यार्ड्स तक तैरी, जो कि 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर होता है, पर उस वक्त मुझे वो कुछ ज्यादा नहीं लगा। मुझे लगा मैं वहाँ 5 या 10 सेकंड में पहुँच गई हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी उस पानी से बाहर निकलना था। जब वो जमीन पर पहुंची तो उस कमाल की घड़ी को कैमरा ने कैप्चर कर लिया। मुझे ट्रक ने टक्कर मारी। बाहर आते ही सबसे पहले मैंने यही कहा, डरना मत, वो आ रहे हैं। हमने 911 को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। और कोई तो नहीं था आपके साथ? नहीं। ओके, तुम वहीं पर आओ, ठीक है? ओके। मैं हैरान थी कि ये तो कमाल हो गया। मैंने अपने आप को बचा लिया। चेसापीक बे ब्रिज पे हुए हादसे के 4 महीने बाद भी मॉर्गन खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं। उस ब्रिज को देखते ही सब कुछ फिर से याद आ जाता है। कभी कभी लगता है मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मॉर्गन के एक्सीडेंट ने चेसापीक की डरावनी छवि को और हवा दी। हेलो, कैसी हैं आप? हाय। आज मैं आपकी बे ब्रिज ड्राइवर हूँ। मेरा नाम समंथा है। हाय, मेरा नाम कैथलीन है। अब कुछ मोटरिस्ट इस ब्रिज से इतने डरते हैं कि वो अपनी कार ड्राइव करने के लिए किसी अजनबी को भी पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो ब्रिज से नीचे गिर जाएंगे, कार खराब हो जाएगी। ऐसे में हम रेस्क्यू के लिए आते हैं। सैम नाइस एक तरफ की राइड के लिए $25 लेती हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है। सैम ने कैथलीन को सेफली दूसरी तरफ पहुंचा दिया। उनका ये डरावना सफर पूरा हो चुका है। लेकिन हर नए एक्सीडेंट के साथ चेसापीक की सबसे डरावने ब्रिजेस में से एक होने की रेपुटेशन और स्ट्रांग होती जा रही है। नंबर 3 के लिए हमें जापान जाना होगा। यहां पर है दुनिया का सबसे ज्यादा टूटा फूटा ब्रिज। जापान एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। वो जगह है जो अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग और अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स के लिए जानी जाती है। लेकिन जब ब्रिजेस की बात आती है तो मामला कुछ अलग हो जाता है। जापान की पहाड़ियों की गहराइयों में दुनिया के कुछ सबसे जर्जर ब्रिज हैं। जापान में ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, क्योंकि तकरीबन 50 साल पहले यहाँ के बहुत से लोग इन्हीं पहाड़ों में खेती किया करते थे। लेकिन एग्रीकल्चर की अब कोई अहमियत नहीं रही यहाँ, और इन ब्रिजेस का भी कोई यूज नहीं करता है। तो अब इन ब्रिजेस की जरूरत नहीं है, तो कोई भी इन्हें मेंटेन नहीं करता। 60 साल पुराना मुसौत सूरीबाशी ब्रिज जर्जर होने के मामले में सबसे आगे है। घिसी हुई रस्सियों, जंग लगी तारों और सड़ रहे वुडन बोर्ड से बने इस ब्रिज के नाम का मतलब ही होता है रिकेटी ब्रिज। कोई भी ब्रिज हमेशा नहीं रहेगा। लोहे में जंग लगेगा, जोड़ बिखरते जाएंगे और आखिरकार एक दिन वो गिर जाएगा। गुजरे जमाने की ये निशानियां अब पूरे जापान में डेथ ट्रैप्स की तरह बिखरी हुई हैं। ये किसी के काम की नहीं है सिवाय इन लोगों के। इनका निकनेम द बॉन्कर क्रू। इन्हें देश के खतरनाक और भुलाए गए ब्रिजेस को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मुझे उन जगहों पे जाना अच्छा लगता है जहाँ कोई और नहीं जाता, क्योंकि वो इन जगहों को खतरनाक समझते हैं। जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, रिस्क उतना ही ज्यादा होता है, और मैं उतना ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ हमेशा। सूजी और इनके दोस्तों को इस ब्रिज के बारे में हाल ही में पता चला है और इन्होंने अपनी खतरनाक हरकतें यहाँ भी शुरू कर दी हैं। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने सोचा, ये सच में ब्रिज है क्या? फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि ये सचमुच एक ब्रिज है। इस ब्रिज को देख के मैं एकदम हैरान हो गया था। ये ब्रिज कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सूजी और इनके दोस्तों को नहीं पता कि ये सेफ है या नहीं। लेकिन ये भी कोई वजह है रुकने की। अगर ये ब्रिज टूटा तो ये 100 फुट नीचे जा गिरेंगे। इस ब्रिज पर पैर रखने के लिए जगह बहुत कम है,
और गैप्स बहुत ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि पैर फिसल जाए और हम सीधा नीचे जाके गिरें। यहाँ हर कदम बहुत ही सावधानी के साथ रखने की जरूरत होती है। मिशन पूरा हुआ। द बॉन्कर्स क्रूज सही सलामत है और दुनिया का सबसे जर्जर ब्रिज भी सलामत है फिलहाल। हमने बहुत सारे ब्रिज क्रॉस किए हैं, पर ये अभी तक का सबसे खतरनाक ब्रिज था वाकई। नंबर 2 पर है सियाटल का दुनिया का सबसे लंबा फ्लोटिंग ब्रिज, द न्यू SR 520। सियाटल शहर के बिल्कुल पास है लेक वॉशिंगटन। यहाँ पर चल रहा है अमेरिका के सबसे बड़े ब्रिज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से एक। मेरे लिए ये ब्रिज बिल्डिंग का अल्टीमेट चैलेंज है। बनने के बाद ये होगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लोटिंग ब्रिज। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड फ्लोटिंग ब्रिज होगा। फ्लोटिंग ब्रिजेस का चलन हजारों साल पुराना है। जल्दी और आसानी से बनने वाले इन ब्रिजेस ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। एक फ्लोटिंग ब्रिज के सबसे बेसिक और मेन कंपोनेंट्स होते हैं पोंटून्स। इन पोंटून्स की एक ही क्वालिटी होती है कि ये पानी पर तैर सकते हैं। आप उनको सही पोजीशन में रखते हैं, आप उन्हें बांधते हैं, उनके बीच में बोर्ड्स या ब्रिजेस रखते हैं और तैयार हो जाता है आपका फ्लोटिंग ब्रिज। लेकिन आज ये दुनिया में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल ब्रिजेस के मुकाबले थोड़े अनरिलायबल होते हैं। अगर ऐसे किसी भी ब्रिज का ध्यान न रखा जाए तो खतरनाक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर इसका सबूत चाहिए तो साइबेरिया में नदीन रिवर पर बने इस ब्रिज पर एक नजर डालिए। जब इस ब्रिज पर से भारी ट्रक गुजरते हैं, ये दबकर पानी के नीचे डूब जाता है और आसपास की डेक भी नदी में चली जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लोटिंग ब्रिजेस से सिर्फ रशिया परेशान है, तो ये देखिए सियाटल में क्या हुआ था। एक तूफान के दौरान लेसी वी मुरो मेमोरियल फ्लोटिंग ब्रिज टूटा और डूब गया। एक पोंटून डूबा, उसने दूसरे पोंटून को खींचा और फिर पूरा ब्रिज डूब गया। कुछ देर पहले ब्रिज का ये सेक्शन लेक वॉशिंगटन में डूब गया। और आप जानते हैं, डिजास्टर से सिर्फ 6.2 किलोमीटर की दूरी पर इसी लेक में वो ऐसा ही एक और बना रहे हैं। हम एक बिल्कुल नया फ्लोटिंग ब्रिज बना रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ब्रिज होगा। एक तो लेक वॉशिंगटन बहुत गहरा है और दूसरा ये अर्थक्वेक जोन में है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डिनरी ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। फ्लोटिंग ब्रिजेस अक्सर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, जहाँ ग्राउंड मूवमेंट होती है और वो परमानेंट स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकती है। पिछले लगभग 50 सालों से अभी मौजूद SR 520 फ्लोटिंग ब्रिज ने सियाटल के ट्रैफिक को संभाला है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है। ये जो ब्रिज है अब ये 50 साल का हो गया है और वो अभी के डिजाइन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। मतलब वो ना साइज्मिक डिजाइन के हिसाब से बना है और हवा और लहरों का इस पर ज्यादा असर होता है। तो हम इसके साथ एक नया ब्रिज बना रहे हैं। नया SR 520 पुराने फ्लोटिंग ब्रिज के साथ साथ चलेगा और उसे रिप्लेस करेगा। ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया में ब्रिज कंस्ट्रक्शन और मरीन कंस्ट्रक्शन सबसे एक्सट्रीम चैलेंजेस में से एक है। इनको काम 2016 तक पूरा करना है, इसलिए ये नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन के क्रूशियल फेज में है। बिल्डर्स 13 फ्लोटिंग कंक्रीट बॉक्सेस को असेंबल कर रहे हैं। इन्हें पॉन्टून्स कहते हैं। हर एक की लंबाई एक फुटबॉल पिच जितनी है और वजन 23 जंबो जेट्स के बराबर। ये इस ब्रिज की बैकबोन है, इसलिए इन सबको फ्लोट करना होगा। इसे वाटर टाइट होना चाहिए। अगर पॉन्टून्स वाटर टाइट ना हो या किसी एक्सीडेंट के बाद इनमें क्रैक वगैरह आ जाए तो ये बहुत आसानी से डूब जाते हैं। किसी भी तरह के डिजास्टर से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन की हर स्टेज पर कड़े सेफ्टी चेक्स किए जाते हैं। इससे पहले कि पॉन्टून्स को जोड़ा जाए, इंजीनियर्स उनमें से कुछ के इर्द गिर्द फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बनाते हैं। इसके बाद कुछ और टेस्ट्स और इंस्पेक्शंस की जाती हैं। कहीं पर किसी तरह की कोई कमी या कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक गलती
और सब कुछ खत्म। तो अभी हमारे ऊपर एक फ्लोटिंग पॉन्टून है, लगभग 10,000 टन का कंक्रीट ब्लॉक है जो पानी पर फ्लोट करेगा। सारे चेक्स पूरे होने के बाद अगले फेज में सभी पॉन्टून्स को लेक बेड से एंकर करके आपस में जोड़ा जाता है। हर एक को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और इसे जोड़कर ब्रिज की स्पाइन या बैकबोन बनाई जाती है। नए SR 520 के बिल्डर्स को उम्मीद है कि ये ब्रिज एक इंजीनियरिंग बेंचमार्क बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ब्रिज है और शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ फिर से बनाने का मौका मिले। कुछ ही देर बाद नंबर 1 पर द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम ब्रिज। हमने बोलिविया के कोको फार्मर्स की जिप वायर्स देखी, नेपाल के पहाड़ों में एक शानदार सोल्यूशन देखा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लोटिंग ब्रिज देखा सियाटल में। और अब हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर सदर्न फ्रांस में है मियो वायाडक्ट। ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, सबसे ऊंचा ब्रिज जो छूता है आसमान को। बहुत से लोग इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्रिज मानते हैं। मियो ब्रिज का नए तरीके का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन और साथ में इसकी हाइट इसे टॉप स्पॉट पर पहुंचाने के लिए काफी है। मेरे हिसाब से मियो ब्रिज 21st सेंचुरी की शुरुआत के ग्रेट आइकन्स में से एक है। मियो ब्रिज को बनाने का जो तरीका था वही सबसे खास था। दोनों एंड से रोडवेज बनाए गए और फिर वो आगे बढ़ते गए जब तक कि वो बीच में आकर मिल नहीं गए। ये 2.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज फ्रांस की सबसे गहरी वैलीज के ऊपर से गुजरता है और आईफिल टावर जितना ऊंचा है। इसकी वजह से अब सदर्न फ्रांस में A75 पे पेरिस से पर्पिन्यन जाना हो तो पहले के मुकाबले लगभग 60 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। ये लैडर इंजीनियर फ्रांक लमूटॉन को इनके काम तक ले जाती है। ये उनमें से एक है जिन पर हर रोज ब्रिज की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। मुझे कैमरास की कंडीशन को चेक करने के लिए वायाडक्ट के अंदर से जाना पड़ता है। यहाँ से कुछ कैमरास हाईवेज पे नजर रखते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कई तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। लेकिन कैमरास रोड लेवल पर नहीं लगे हैं। जी नहीं, वो लगे हैं इस ब्रिज के ऊंचे पियर्स पर। इसका मतलब फ्रांक को 300 फुट ऊपर चढ़ना होता है, बहुत आराम से और बहुत ध्यान से। मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। ये जो मेरा काम है इसमें हाइट से घबराने वालों का कोई काम नहीं है। ऊपर से जो नजारा दिखता है वो हैरान भी करता है और डराता भी है। जब मैं पहली बार इस ब्रिज पे काम करने आया तो मैं बहुत खुश हुआ और बहुत हैरानी हुई। बहुत देर तक खड़े होकर मैं इन सबको बस देखता ही रहा। इसके साइज को देखकर डर लग रहा था। ये कोई आम ब्रिज थोड़ी ही है। मियो ब्रिज की सिक्योरिटी बहुत टाइट है क्योंकि इसकी सिर घुमा देने वाली हाइट एडवेंचर और थ्रिल की तलाश में निकले मनचलों को अपनी तरफ खींचती है। आज तक का सबसे टॉल मियो ब्रिज ही वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम है।